नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम पहुंचे यहाँ 40 चौराहा। यहाँ पर नीमच के वरिष्ठ पत्रकार, राजनेता और समाज सेवी सुरेंद्र सेठी की एक मंडली बैठती है जहाँ पर रोज चर्चा होती है। नीमच की पत्रकारिता में सुरेंद्र सेठी एक ऐसा नाम है जिन्होंने पत्रकारिता के शीर्ष को छुआ। साथ ही वे समय समय पर राजनीतिक दलों में भी रहे। पहले कांग्रेस में थे, वर्तमान में भाजपा में हैं और समाज सेवा में भी सक्रिय है। आज आपसे रूबरू हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सेठी। दादा, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। पत्रकारिता का आपने बहुत वो दौर भी देखा जो पत्रकारिता बहुत शीर्ष पर थी और आज का दौर भी देख रहे हैं। क्या स्थिति है पत्रकारिता की? पत्रकारिता की मौजूदा स्थिति के बारे में अगर मैं कहूं तो पहले पत्रकारिता के बारे में एक टैगलाइन होती थी, सेवा धर्म हमारा, और वो स्थिति आज बदल गई। अब एक नई टैगलाइन आ गई है जो भारत सरकार की टैगलाइन है, फूड फॉर वर्क। बस ये टैगलाइन अब पत्रकारिता के लिए, पर्टिकुलर नीमच के लिए, और कहाँ है कहाँ नहीं है वो मैं नहीं जानता, पर नीमच के लिए तो फूड फॉर वर्क वाली स्कीम है। काम के बदले अनाज योजना है। यहाँ पे खबर लिखने वाले भी मिल जाएंगे। वो बोलेंगे हमारा काम तो भैया लिख के देने का, हमने तो कटिंग की दुकान खोल रखी है, कोई भी कटिंग कराने आ जाओ। कोई दूसरा उसको छापने वाला मिल जाएगा, वो बोलेगा भैया हम क्यों छापे यार, तेरी फोटो लगा के क्यों छापे यार। तो बोलेगा ला भैया विज्ञापन के पैसे दे दे, तो वो विज्ञापन के पैसे दे देता है। तो वो जो सेवा धर्म हमारा है, जो झंडे लेके टोल चलते थे कि पत्रकारिता से हम यूं करेंगे वो करेंगे, अब वो तो हो गया खत्म। पत्रकारिता से सेवा नहीं, अब तो हमारा पेट भरना, हमारा घर भरना, ये उद्देश्य रह गया। अच्छा, ये पत्रकारिता का एक दौर था जब आजादी में मिशन माना जाता था, आज कमीशन कहा जा रहा है। अब मैंने तो मेरे पिताजी को देखा, वो आजादी के जमाने से जो है काम कर रहे थे, आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया, हालांकि जेल नहीं गए, पर वो जाजू जी के साथ काम करते थे। उसी दौर में वो पत्रकारिता करते थे। तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि उनको कोई 100 रुपए भी दे गया हो, या उनने किसी से 100 रुपए की भी डिमांड करी हो, या कोई खबर लिखने के या नहीं लिखने के पैसे दे गया हो। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। नीमच में पत्रकारिता का दौर कब शुरू हुआ और किस तरह से यहाँ पे पत्रकारों की स्थिति है? पत्रकारिता का दौर तो नीमच का बड़ा अतीत रहा, अच्छा रहा है। मेरे पिताजी थे, शिवदत्त ओझा जी थे, मुजफ्फर हुसैन जी थे। मुजफ्फर हुसैन जी तो बाहर जब नीमच से निकले तो उनने वो जो ऊंचाइयां छुई है, वो मेरा ख्याल है इस पूरे इलाके में कोई नहीं छू सकता। एक तो उनको पद्मश्री अवार्ड मिला, उनकी पत्नी को जो है केंद्र सरकार ने, अटल जी की सरकार में जो है राज्य मंत्री का दर्जा दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मुजफ्फर भाई उस जमाने में आरएसएस के जो सुप्रीमो थे सुदर्शन जी, उनके बहुत करीबी हुआ करते थे, उनके एडवाइजर की भूमिका में नजर आते थे। और एक बार तो नागपुर में आरएसएस के दशहरा कार्यक्रम में जो किसी एक गेस्ट की कुर्सी लगती है संघ प्रमुख के पास, तो सुदर्शन जी के पास मुजफ्फर भाई की कुर्सी लगी थी। ऐसा अतीत, ऐसा इतिहास शायद पत्रकारिता में आपका भी नाम रहा है और ऐसा कहा जाता है कि एक समय दिग्विजय सिंह आपके लिए वेट करते थे नई दुनिया में रहते समय। दिग्विजय सिंह जी तो थे ही, मैं तो कांग्रेस में काम करता था पटवा जी से। मैं जब रायपुर में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का उपाध्यक्ष चुना गया, तो हमारी शपथ ग्रहण में जो है सुंदरलाल जी आए थे। तो अब सुंदरलाल जी से उस समय मेरे 36 के रिश्ते चल रहे थे। मैं उनके खिलाफ लिखता था जनसत्ता में, नई दुनिया में, यूएनआई में। तब जो है मेरे को मंच पे उपाध्यक्ष के नाते मेरे को भी शपथ लेनी थी। तो मेरे को मंच पे देखते ही सुंदरलाल जी सकपका गए, भौचक के रह गए, और मेरे को छूटते ही सबके सामने कहा, अरे थू हटे। बोले हम मुंह कहाँ वास्ते, बोले मुंह उपाध्यक्ष बनियो। वारे मारा बेटा, तू उपाध्यक्ष बनी गयो। अब ये एक चीफ मिनिस्टर ऐसी बात कहे मालवी में, तो मेरे लिए एक गर्व की बात है। और मेरे लिए ये भी इतिहास की बात है कि ये इतिहास भी शायद और किसी को नसीब हो कि नहीं हो, कि मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए सुंदरलाल जी से जो संघर्ष किया पत्रकारिता में, कांग्रेस की नेतागिरी में, तो वो इतने आहत हुए मेरे से, इतने नाराज हुए कि उनने मेरे को नई दुनिया से हटवाया, उनने मेरे को जनसत्ता से हटवाया, उनने मेरे को यूएनआई से हटवाया। तो उस समय तो मेरे को आहत हुआ था कि यार चीफ मिनिस्टर ने मेरे को हटवाया। पर आज मैं इसको अपने लिए सर्टिफिकेट मानता हूँ कि मैंने कहीं ना कहीं किस लेवल का उधम मचाया होगा या उनको आहत किया होगा
कि एक चीफ मिनिस्टर एक गांव के छोटे से पत्रकार को हटवाने की काम करे। नहीं तो ये उनका गृह जिला था, तो ऐसा क्या मामले आ गए थे कि सुंदरलाल जी से इतनी ठन गई थी? सुंदरलाल जी से ठगने का कारण एक तो कुकड़ेश्वर मस्जिद, कुकड़ेश्वर में जो मस्जिद तोड़ रहे थे, उस मस्जिद को लेके जो है मैंने और मेरे साथियों ने, जिसमें मुन्ना बैरागी भी था, हम सब लोग, बिज्जू बना भी थे, हम सब लोगों ने मिलके जो है कुकड़ेश्वर में आंदोलन किया था और पटवाजी की सरकार को उस मस्जिद को ढहाने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पे प्रदर्शन किए थे। और तब अर्जुन सिंह जी भी यहाँ आए थे, कुकड़ेश्वर में आंदोलन किया था। तो वो उस वजह से उस दौरान जो है हमने ये कहा था, हमने कुकड़ेश्वर मस्जिद की ढहाने की प्रक्रिया को इस तरीके से प्रपोज किया था कि ये बाबरी मस्जिद ढहाने की रिहर्सल है। उस समय सरकार कांग्रेस की थी? नहीं, सुंदरलाल जी की सरकार थी। सुंदरलाल जी की सरकार। अच्छा, वो सीएम के क्षेत्र का होने और बड़े स्तर पे मामला उठा था। फिर उसके बाद जैसा ये इनने ट्रायल किया मस्जिद को ढहाने पे, उसके बाद जो है संघ ने, बीजेपी ने, जो भी कुछ ने किया हो, वो बाबरी मस्जिद ढहाने का कार्यक्रम हुआ ठीक उसी रिहर्सल में। तो ढाई गई मस्जिद? ढाई गई। दिग्विजय सिंह जी वाला क्या प्रसंग है? दिग्विजय सिंह जी के साथ तो मैं यूथ कांग्रेस में था। जब वो यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे तब मैं उनका कार्यकर्ता था, उनका सहयोगी था। तब से मेरे उनसे राजनीतिक रिश्ते रहे। नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि काफी इंतजार करते थे, मतलब दिग्विजय सिंह से आपके रिलेशन तो थे ही, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनसे तनावपूर्ण भी था मामला। नहीं, वो मेरे से जो है हालातों पे उनको लगता था कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है या मेरे पास जो फीडबैक है, मैं उसे एज इट इज प्रस्तुत करता हूँ। मैं उसमें मैनिपुलेशन नहीं करता हूँ कि इसको क्या कहना है, इसको क्या कहना है। जो हालात होते थे मैं बता देता था। मैंने उनको बता दिए थे कि आप नहीं जीत रहे हो, आपका संगठन खत्म हो चुका है, आप हार रहे हो, मुंह पे बोला था। और नतीजे वो के वही आए, पूरे मंदसौर जिले की सारी सीटें हार गई। अब क्या है, अब कैसी स्थिति, क्या रिलेशन है? आज भी अच्छे रिलेशन है, आज भी उनको कोई बात करनी होती है या मेरे को कोई बात करनी होती है, हम आपस में कर लेते हैं। बैरागी जी को लेकर भी कहा जाता है कि उनसे भी बहुत अच्छे रिलेशन थे, लेकिन समय समय पर उनसे भी तनावपूर्ण रह गए। अब बैरागी जी के रिलेशन का तो मैं आपको क्या बोलूं, मेरे को तो बैरागी जी से पिंड छुड़ाने के नाम पे मेरे को बैरागी जी की जगह, जब नरसिम्हा राव जी बैरागी जी को नीमच से टिकट दे रहे थे, तब मेरे सामने प्रस्ताव आया कि तू काय को इस बाबा के पीछे लगा हुआ है, तू लड़े ने चुनाव, हम तेरे को उम्मीदवार बनाते। कौन से दौर की बात होगी? जब बैरागी जी नरसिम्हा राव के टाइम पे 66 वोट से आ रहे थे तब। नीमच विधानसभा का? नीमच विधानसभा जी जी। तब मेरे को ऑफर हुआ था, पर मैं बैरागी जी के प्रति इतना स्वामी भक्त था, इतना अंधा भक्त था कि जो है मैंने जो है वो रिफ्यूज किया कि नहीं मेरे को नहीं लड़ना, बैरागी जी को लड़ना। और वही बैरागी जी बाद में जब मेरे को जिला कांग्रेस अध्यक्ष की पद मिल रहा था, तो वही बैरागी जी ने मेरे लिए जमीन आसमान एक कर दी कि इसको नहीं बनाना है। वो अनिल चौरसिया को बनाने में लगे हुए थे। अनिल चौरसिया जी बैरागी जी की चिट्ठी लेके दिल्ली में जाने कहाँ मेरे खिलाफ क्या क्या बोल के आए, क्या क्या दे के आए, जबकि इस अनिल चौरसिया जी को राजनीति में लाने वाले ही मैं, उसका राजनीतिक पूज्य पिताजी का नाम अगर वो लिखे तो वो धंधे पानी के, उनकी पैदाइश का काम उनके पिताजी का है, पर राजनीतिक पैदाइश तो मेरी है। अनिल चौरसिया की वल्दियत के आगे मेरा नाम लिखा हुआ। और वो आदमी देखो, मेरे को जब पद मिल रहा था तो वो जमीन आसमान एक कर रहे। जब सिंधिया जी थे तब की बात है? सिंधिया जी, माधवराव जी, नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उस समय आपको बनाने से रोका था? पर रोक नहीं पाए थे, और उसका फिर मैंने भरपूर बदला भी चुकाया। वो मुझे रोक नहीं पाए जिला अध्यक्ष से, और मैं जिला अध्यक्ष बन गया। इधर मीनाक्षी मैडम जो है सांसद बन गई। मेरे कार्यकाल में मीनाक्षी मैडम 30 साल बाद पहली बार इस इलाके में कांग्रेस की जीत मिली, और जब वो सांसद बन गई तब ऐसा कहा जाता है कि सुरेंद्र सेठी जिनसे अच्छे रिलेशन रखते हैं उनसे बिगड़ भी जाते हैं, चाहे मीनाक्षी नटराजन हो, चाहे बैरागी जी हो, चाहे घनश्याम पाटीदार हो। तो जिनसे अच्छे रिलेशन रहते हैं, और पहली बात तो जब वो सत्ता में नहीं रहते तब अच्छे रिलेशन रहते हैं, सत्ता में आने के बाद रिलेशन बिगड़ जाते हैं। नहीं, बिगड़ नहीं जाते। यहाँ पे कैरेक्टर, अब घनश्याम जी की आपने बात करी, बैरागी जी की बात करी, और किसी की बात करो, आप बोलते हो कि जो है मेरे अच्छे रिलेशन रहते हैं फिर बिगड़ जाते हैं। कब बिगड़ जाते हैं? वो मैंने रिलेशन कब अच्छे मेंटेन करे? घनश्याम जी को टिकट किसने दिलाया? बैरागी जी के लिए नीमच में लड़ाई किसने लड़ी? सब मैंने लड़ी। और जब वो मंत्री बन गए, सांसद बन गए, तो यहाँ पे एक वर्ग है बनियों का, एक ऐसा कैरेक्टर है जो ऐसे जो पद पे आते हैं उनके ऐसे छेड़ जाते हैं, ऐसे भाले के मालिश करते हैं, तेल लगाते हैं
कि जो है वो साला भूल जाता है सारी शक्ल करनी बनिया तो आप भी है। बनिया है पर मैं वो कैरेक्टर बनियों का कैरेक्टर नहीं है मेरे में। अच्छा, ये मीनाक्षी जी को सांसद बनाने में अहम भूमिका रही, चुनाव लड़े, आप पहले तारीफ करते थे, बाद में उनसे इतने खतरनाक रिलेशन खराब हो गए कि जान से मारने की धमकियां तक के आरोप लगे। मेरे को जेल में बंद कराया मीनाक्षी मैडम ने। ये कब की बात थी? ये जिलाध्यक्ष रहते हुए। किस मामले में? वो कोई ब्राह्मण समाज का कोई अखबार में कोई लिखा दिया था, जो मैडम ने एसपी को फोन कर दिया कि इसको बंद करो, ब्राह्मणों में बहुत नाराजगी है। जो बंद करा मेरे को, गया मैं खुद ही गिरफ्तारी देने के लिए बंद कर। ऐसे कैसे रिलेशन खराब हो गए कि फिर जान के दुश्मन बन गए? अब वो क्या है कि देखो, वो तो आई थी ऊपर से सीधे राहुल गांधी के यहाँ से, सीधे सोनिया जी के यहाँ से, तो उनको तो पपेट चाहिए थे, उनको तो चमचे चाहिए थे, उनको तो उनके तेल मालिश करने वाले चाहिए थे। अब मैं उस स्वभाव का नहीं हूँ, मेरा कल्चर ऐसा नहीं है। मेरे से तो सीधी सीधी बात करो, जो सही है सही है, गलत है गलत है। तो मैंने एक आधी बार उनको किसी बात पे नाराजगी जता दी तो वो मेरे से नाराज हो गई और मेरे पर कतरने लगी, तो वह कतर से हटवा दिया उसने मेरे को इनाम मिलना था। मेरे कार्यकाल में पहली बार लोकसभा जीती, मेरे कार्यकाल में 3 में से 1 विधानसभा सीट जीती, मेरे कार्यकाल में नीमच में, जावद में, सरवानिया में, सिंगोली में, रामपुरा में, कुकड़ेश्वर में हमने नगर पंचायतें जीती। उसका इनाम तो गया चूल्हे में और मिल को हटा दिया जी। अच्छा, लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद आपने कांग्रेस छोड़ दी, भाजपा में गए, तो भाजपा में वही तनावपूर्ण स्थिति, भाजपा जिला अध्यक्ष से आपके विवाद हो गए और निष्कासित हो गए। मेरा काय का विवाद हुआ? मेरा कोई विवाद नहीं हुआ। मैंने तो केवल इतना सा कहा था कि भाई मुख्यमंत्री पहली बार आया है और उसके लिए भाजपा संगठन ने स्वागत की कोई तैयारी नहीं करी, बस इस बात पे निकाल दी। ये तो कांग्रेस क्यों छोड़ी? कांग्रेस तो मेरा मीनाक्षी जी ने यहाँ पे संसदीय क्षेत्र को, मैं मूलतः जो है दिग्विजय सिंह जी का था और दिग्विजय सिंह जी ने जो है ये संसदीय क्षेत्र जहाँ उनके नाम पे जीते थे, ये संसदीय क्षेत्र मीनाक्षी जी को गोद दे दिया, राजनीति में गोद दे दिया। अब गोद में देने के बाद अब वो जिसने गोद लिया है ये संसदीय क्षेत्र, वो तय करेगी कि यहाँ पे अब कौन जिएगा और कौन मरेगा। तो उनने तय कर लिया कब ये जिएंगे और ये मरेंगे, तो मेरा नाम उनने मरने वाले की सूची में लिख दिया, पर मैं मरा तो था नहीं। पर राजनीति में क्या करता हुआ कांग्रेस में रह के ऐसा मरने की जिंदगी। इसलिए महाराज से भी मेरे रिलेशन थे, ज्योतिरादित्य से साथ भी मैंने काम किया था। उनने बोला सुरेंद्र आ जाओ, मेला वो आ गए महाराज, और क्या है। मैं तो महाराज के साथ गया, महाराज ने बोला महाराज के साथ चल दिया। नहीं तो फिर उसके बाद जो स्थिति कांग्रेस में वही अब भाजपा में। अब भाजपा में तो यार देखो, भाजपा का और कांग्रेस का जो कैरेक्टर है ना बड़ा डिफरेंट है। भाजपा में कांग्रेस भले ही कुछ हो जाए, पर कांग्रेस का जो कल्चर है वो, उस कल्चर को कोई छू नहीं सकता। कांग्रेस में छोटे से छोटे कार्यकर्ता को अपनी बात अपने नेताओं के सामने बेबाकी से रखने का एक अधिकार है। वो कुछ भी बोल सकता है, वो अपनी बात के लिए कुछ भी कर सकता है, पर ये भाजपा में नहीं है। वहां पर तो मुंडे पे उंगली रख के चुप करा देते हैं। एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, लोकतंत्र सेनानी, उनका नाम है राजेंद्र गर्ग, राजू टेंट। वो राजू टेंट जो है लोकतंत्र सेनानी है, 27 महीने जेल रहे। वो जब कमलनाथ की सरकार गिर गई तब जो है पार्टी नई सरकार बनी, तो सरकार ने कहा कि भाई प्रभारी मंत्री गांव में जब भी जाएंगे स्वतंत्रता सेनानी, लोकतंत्र सेनानी के घर जाएंगे, उनको साल दुपट्टा पिनाएंगे, श्रीफल भेंट करेंगे। तो प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने उनकी दुकान पे जो है उनके पांव छू लिए। तो राजू भैया हमारे जो है थोड़े भावुक हो गए, वो कुछ बोलना चाहते थे, जो कोई टिकट थोड़ी मांग रहे थे वो, और कोई उषा ठाकुर कोई रसीद कट्टा थोड़ी लाई थी कि वो रसीद कट्टा काट के उनको टिकट दे देती। पर सामने पर भाजपा का जिला अध्यक्ष खड़ा था पवन पाटीदार, उसने दूर से ही उंगली बता दी कि चुप रहो, बोलो मत, और हमारे लोकतंत्र सेनानी चुप हो गए। ये कल्चर है भाजपा में। अगर ये कांग्रेस में हुआ होता ना तो मालूम क्या होता, कांग्रेस में हुआ होता तो जो उसने उंगली बताई ना उसके साले की उंगली मरोड़ देता वो। कांग्रेस के लोग ही कहते हैं कि सेठी जी ने कांग्रेस में रह के कांग्रेस के नेताओं को खूब गालियां दी, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ खूब बोला, और भाजपा में संगठन काम करता है, संगठन का अनुशासन काम करता है, वहाँ जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाए तुरंत बाहर कर दिए गए। अच्छा, बस मेरे पे ही संगठन को मेरे पे ही याद आता है। हजारों की संख्या में इस पवन पाटीदार के ग्रुप ने जो है तीनों विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को हराने के लिए पर्चे बांटे, हजारों की संख्या में। उस पर क्या कार्रवाई हुई? विजय बाफना, भाजपा का सीनियर लीडर, जाजू कॉलेज का अध्यक्ष, उसने पुलिस में रिपोर्ट कराई चलते चुनाव में कि पवन पाटीदार के घर से एक फेक आईडी चल रही है लंदन के एड्रेस से, और उसमें नीमच विधायक के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। किस पे कार्रवाई करी?
फिर इस मामले में शिकायत हुई थी क्या ऊपर? सब ऊपर तक शिकायतें हुई है, जी। पर कौन सुन रहा? लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं कि सेठी जी आए थी थे इसलिए उनकी शिकायतों पे गंभीरता नहीं। वो तो मत रखे ना, मेरे क्या काम बिगड़ रहा? तुम अच्छा, इनको झेलो, इनको 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 जो है रोज उठ के सुबह प्रणाम करा करो, इनको शिव जी की जगह इनको पूजो, मेरे क्या काम बिगड़ रहा? आपने दोनों पार्टियों में रहे, कांग्रेस में भी रहे, बीजेपी में भी रहे, कौन सी बढ़िया पार्टी है जो आम जनता के लिए काम करती है? देखो, हाल फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ, भाजपा में जो मोदी जी का युग है, अमित शाह का युग है, वो देश के लिए बहुत शानदार काम कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं, देश को दुनिया में एक अपनी एक अलग मुकाम बनाया है। इन दोनों के रहते हुए भाजपा एक अच्छी मुकाम पे पहुंचती नजर आ रही है, और ये मैं इनका प्रशंसक हूँ। जी। मतलब बीजेपी में निष्कासित होने के बाद भी बीजेपी श्रेष्ठ काम कर रही है आपके लिए? मैंने मोदी जी का और शाह का नाम लिया है, भाजपा का नहीं? और उससे देश की हाइट बढ़ रही है, और भाजपा की सरकार है तो भाजपा तो बोलनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का क्रेज था, वह क्रेज मोहन यादव का है? किसी का क्रेज नहीं है, 1250 रुपए का क्रेज है, उस 1250 रुपए से सरकार बनी है बस। तो ये भी तो पार्टी, ये भी तो बीजेपी के खिलाफ ही बयान है। वो खिलाफ है कि सही है, तुम मेरे से पत्रकार के नाते इंटरव्यू ले रहे हो ना, तो मेरी पत्रकारिता की ग्राउंड रियलिटी क्या कह रही है वो मैं कह रहा हूँ। जी जी। नहीं, फिर भी मतलब जो 1250 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको दोनों नेताओं के बीच में किसका कार्यकाल श्रेष्ठ लगता है? अब श्रेष्ठ तो क्या है, दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो संघ की रिमोट पे काम करते हैं तो करना ही पड़ता है, अच्छा काम करना ही पड़ता है, दिखाना ही पड़ता है। आप कांग्रेस में ज्यादा खुश थे कि बीजेपी में जाने के बाद ज्यादा खुश हुए? देखो यार, कांग्रेस में रहने का एक मजा ही अलग था। कांग्रेस में आदमी अपने बदले चुकाने की प्रवृत्ति रखता था, साहस रखता था, मुकाबला करता था। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस में अगर निपटाते हैं तो इतना निपटाते हैं कि उसको घर छोड़ के आते हैं, भाजपा में कुछ गुंजाइश रखते हैं? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस का जो कल्चर है कि आपने मेरे उंगली करी है ना, तो मैं बम्बू करने का मेरे को अधिकार है। अब आपने छोटी सी उंगली क्यों करी थी, आप ये सवाल नहीं कर सकते कि तुमने बम्बू क्यों फेल दिया। बीजेपी में नहीं होता ऐसा, बीजेपी में संगठन कंट्रोल कर लेता है। बीजेपी में भी होता है, वहां पे जो एक अलग सिस्टम है संघ, वहां पे भुज्जे मेलने का काम होता है, फिर वहां भुज्जे परोसते जाओ, वो जाने कहाँ भुज्जे जाते जाएंगे, वो जाने कब कौन मर जाएगा पता ही नहीं लगेगा। दोनों संगठनों की बात करें, चाहे कांग्रेस और बीजेपी, सबसे बीजेपी का मजबूत संगठन इसलिए है क्योंकि उसमें अनुशासन है, उसमें कार्यकर्ताओं को दायरे में रखा जाता है। कांग्रेस में स्वतंत्रता बहुत है। कांग्रेस में संगठन है ही कहाँ, संगठन तो बिल्कुल खत्म है, कुछ नहीं है। संगठन के नाम पे एक लेबल है कि ये जिला कांग्रेस है। बताओ, आप जिला कांग्रेस के कार्यालय में जो है एक रजिस्टर भी नहीं होगा, एक कागज भी नहीं होगा, वहां पर कोई लिखा, कोई बाबू नहीं बैठता, कभी ताला नहीं खुलता। आज इनका बीजेपी का संगठन, आप देखो कि आज एक मेंबरशिप हुई है, मेंबरशिप अभियान चल रहा है, आप दिल्ली में बैठ के आप निकाल लो कि कौन कब मेंबर बन रहा है। इतना इनका जो है नेटवर्क है। ऐसा नेटवर्क कहाँ है, कांग्रेस में ही नहीं नेटवर्क। तो यही कारण है कांग्रेस का रसातल पे जाने का। हाँ है ना, आपको कांग्रेस को सर्वाइवल करना है तो बीजेपी का जो संगठन का नेटवर्क है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उस अनुरूप आपको काम करना पड़ेगा। कांग्रेस में वे वापस जाने की इच्छा रखते हैं कि बीजेपी में बहाल होकर ही काम करेंगे? अरे मेरे को क्या करना है, अब मेरी उम्र हो गई 64-65 साल, मैं कांग्रेस में भी चले जाऊं या बीजेपी में भी काम करूं तो कौन मेरे को क्या दे देगा। जिला अध्यक्ष में रह चुका हूं, इससे बड़ा कोई पद तो देगा नहीं, तो मेरे क्या काम बिगड़ रहा है इनसे मांग के। मेरे को न तो मांगना और न मेरे को कोई कुछ करना। मेरे को जिसको मेरे से काम है और मेरी जिससे ट्यूनिंग है। ऐसा भी आरोप लगाया जाता है कि सेठी जी को जिसने खुश नहीं किया वो सेठी जी उसको तो मौखिक पे निपटाते हैं, अखबार में भी निपटाते हैं। बिल्कुल निपटाना चाहिए। आप में आदमी में क्रोध रहने की क्षमता, जिजीविषा बनी रहनी चाहिए। आपने मेरे उंगली करी, मेरा भी हक इतना ही है कि मैं भी आपकी उंगली करूंगा। आपने थोड़ा सा निपटाया, मैं पूरा दबोच दूं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में सत्ताधारी लोगों से आपके रिलेशन खराब रहे, चाहे वो मीनाक्षी नटराजन, घनश्याम पाटीदार, नंदकिशोर पटेल रहे, भाजपा में तो दिलीप सिंह परियार से बहुत अच्छे रिलेशन है, ओम प्रकाश सकलेचा से अच्छे रिलेशन है, माधव मारूत से अच्छे रिलेशन है, इनके खिलाफ कभी आपका बयान नहीं आता? अब यार देखो, मैंने क्या बोला कि अब मेरे को कोई करना नहीं है। अब जो मेरे से रिलेशन अच्छे है तो अच्छे है, मैं क्यों फोकट उनसे माथा फोड़ करूं। और जो पर्सनली बोलना होता है मैं बोलता हूँ।
अभी मैंने जो है, ये हमारे एक पत्रकार साथी है दिनेश प्रजापति जी ने बोला कि विधायक जी से बात करो, और ये जो है जो स्कूल आ रहा है 35 करोड़ का CMI। हाँ CMI, तो बोले उसके लिए जगह झांझरवाड़ा के बजाय प्रॉपर ये हायर सेकेंडरी स्कूल का मैदान प्रॉपर है, हायर सेकेंडरी में बनाना चाहिए। मेरे को भी बात अच्छी लगी। मैंने दिलीप सिंह जी से दिनेश को साथ में लेके, उसमें जमीन का थोड़ा सा लफड़ा पड़ रहा है। अब वो जाने, अब लफड़ा पड़ रहा है। हमने तो हमारी बात कही है कि भाई ये जगह प्रॉपर है और इस जगह पे होता है तो अच्छी बात है, हम कह ही सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। जी। अच्छा, वर्तमान दौर में सोशल मीडिया बहुत हावी है, प्रिंट मीडिया पूरी तरह से खत्म हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी सोशल मीडिया के सामने दम तोड़ चुका है। ऐसी स्थिति में पत्रकारिता कहाँ है? सोशल मीडिया झूठ का पिटारा है। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसकी कम से कम जवाबदेही तो तय होती है ना। यहाँ पे जवाबदेही किसकी? कुछ भी आप डाल दो, झूठी, फर्जी। आप पत्रकारिता के संगठन में रहे, क्या सोशल मीडिया में कुछ जो चैनल्स चलाते हैं इनको आरएनआई के दायरे में लाकर लाइसेंस इशू किए जाने चाहिए, जिससे एक सेंसरशिप लागू हो सके? बिल्कुल लाना चाहिए, जिससे उनकी जवाबदेही तो तय हो कि भाई अगर आपने झूठी खबर डाली है तो झूठी खबर के लिए कोई कार्रवाई करना चाहे तो उस पर कार्रवाई करने का एक रास्ता तो खुला हो। यहाँ पे तो किसको ढूंढो आप, किसने डाली थी? अच्छा, हम कुछ और अलग प्रश्न पूछेंगे। आपका राजनीतिक दुश्मन कौन है? अनिल चौरसिया, नंदकिशोर पटेल या पवन पाटीदार? अनिल चौरसिया काय का मेरा दुश्मन? मैंने पैदा ही मैंने करा उसको, राजनीति में लाया ही मैं उसे, मेरा काय का दुश्मन? और वो दुश्मनी रखना चाहता है तो ला बेशक रखे, आजा चौराहे पे कि आज से मेरी दुश्मनी, ले चल मैं दुश्मनी शुरू कर दूंगा। चलिए, पवन पाटीदार या नंदकिशोर पटेल? पवन पाटीदार क्या, पवन पाटीदार के पूज्य पिताजी शांतिलाल जी के साथ मैंने कांग्रेस की नेतागिरी करी। तब वो छात्र संघ का चुनाव लड़ाते थे, वो वीरेंद्र नाटा के साथ हुआ करते थे, और मैं जो है प्रकाश चौबे जी और राजेंद्र भारती के साथ हुआ करता था। मेरा काहे का दुश्मन? ये तो दुश्मन जो है, इसको टिकट नहीं मिला और मैं दिलीप सिंह जी के साथ था, तो इसके जो अंडीरे टंडीरे थे, अड़ामची बड़ामची, उनने जाने क्या क्या इसको पिरो दिया और ये चालू हो गया और मेरे को निकलवा दिया। नंदकिशोर पटेल को लेके क्या कहिए? है नंदकिशोर पटेल जी एक सीधे साधे शरीफ आदमी है, लेकिन उनसे भी आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहे? नहीं अच्छे। हाँ। अच्छा, विधायक के तौर पर हम 3 विधायकों के कार्यकाल की बात करेंगे, नंदकिशोर पटेल, दिलीप सिंह परियार और डॉक्टर जाजू। इन तीनों के कार्यकाल में श्रेष्ठ कार्यकाल किसका मानते हैं? बेशक दिलीप सिंह परियार का। लेकिन कहा जाता है कि नीमच बहुत पिछड़ गया है। काहे का पिछड़ गया? जाजू जी के कार्यकाल में जाजू जी डॉक्टर थे, डॉक्टरी से पेशे में आए, और जो है उनकी पत्नी जो है वो सीएमओ थी नीमच अस्पताल की। ले बताओ, उस जमाने में डॉक्टर साहब ने जो है विकास के काम किए होते तो भैया तुम प्रिकास्ट ही लगवा देते हॉस्पिटल के चारों में, वो ही नहीं हुआ। और आज मेडिकल कॉलेज है, आज कितनी जिला चिकित्सालय है, कितनी सुविधाएं बढ़ गई है, कितने बड़े पैमाने पे काम हो रहे हैं, ये नहीं दिखता। और फिर दिलीप सिंह सरी का इतना लो प्रोफाइल विधायक तो ढूंढे से नहीं मिले। सांसदों में बात करें, 3 सांसदों का हम कहेंगे, मीनाक्षी नटराजन, सुधीर गुप्ता और लक्ष्मी नारायण पांडे। इनमें सबसे एक्टिव सांसद कौन है? आप बालकवि बैरागी का तो नाम ही नहीं ले रहे हो। नहीं, वहाँ एक बालकवि बैरागी भी जोड़ लें, क्योंकि वो बहुत पुराना है, हम लेटेस्ट जो 20 साल की बात करें। इनमें कोई मुकाबला नहीं बालकवि बैरागी का। बालकवि बैरागी छोटे से छोटे कार्यकर्ता के काम में आता था। कोई कार्यकर्ता काम लेके जाता था, वो उसके लिए हाथों हाथ कलेक्टर को चिट्ठी लिखना, मंत्री को चिट्ठी लिखना, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखना, हाथों हाथ खुद लिख के और एक कॉपी डाक में डाल देते, एक कॉपी उसको दे देते, तू ले जा। ऐसा आज दृश्य देखते हो? लक्ष्मी नारायण पांडे कुछ नहीं करते थे। तो सुधीर गुप्ता की सक्रियता को लेकर क्या कहेंगे? सुधीर गुप्ता बेशक बहुत सक्रिय है। सुधीर गुप्ता जो है हाउस में भी उनका परफॉर्मेंस जोरदार है, और वो काम कराने में भी अच्छे काम कराए हैं, और उनका विजन जो है हाउस में भी दिखता है और संगठन में भी दिखता है, और वो एक बेशक जो है एक अच्छे सक्रिय सांसद है। आपका राजनीतिक भविष्य क्या कहता है? कांग्रेस में जाना, भाजपा में जाना, या स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करना? कुछ नहीं करना मेरे को, न पत्रकारिता करनी है, न मेरे को राजनीति करनी है, न कांग्रेस में जाना है, न भाजपा में जाना है। मैं 65 साल का हो गया, 64-65 का। अब मैं अपनी रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ। जिसको मेरे से काम है वो आ जाए, मैं उसको सहयोग कर दूंगा। धन्यवाद। तो आप थे सुरेंद्र सेठी, नीमच के वरिष्ठ पत्रकार, भाजपा के और कांग्रेस में दोनों दलों में आप रहे हैं।
और नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप रूबरू हुए, अपनी अपनी बात बेबाकी से रखी। अगली बार फिर हम आपको मिलाएंगे किसी अन्य हस्ती से। तो देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक सहित तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नीमच टुडे का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे।